हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। वेलकम बैक। सो हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ये टॉपिक का नाम है रिटर्न्स अंडर जीएसटी एंड आज हम डिस्कस करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का नाम क्या है सर? इस टॉपिक का नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स। ये आपका लास्ट टॉपिक होता है जीएसटी लॉ के अंदर, पेमेंट ऑफ टैक्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर दो सेक्शंस है। एक है सेक्शन, मेजरली दो सेक्शन है, सेक्शन 49 और सेक्शन 50। जहां पे आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से है सर? इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 विच टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपके पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है तो उसको हम यूज कैसे करेंगे, जो हमने डिटेयली बहुत अच्छे से पढ़ा था जब हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर पढ़ा था। एंड देन और एक सेक्शन है सेक्शन 50 विच टॉक्स अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने रिटर्न डिले किया है फाइल करना, मतलब आपने टैक्स पेमेंट भी लेट किया है। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया है मतलब आपने टैक्स पेमेंट लेट किया। अगर आपने टैक्स पेमेंट लेट किया है तो आपको देना पड़ेगा अभी इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट के कंप्यूटेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सो मेजरली इन दो टॉपिक्स के रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सो ये दो टॉपिक्स है, इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये चैप्टर जो है मेजरली थियोरेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर का वेटेज क्या है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका वेटेज है 2 to 4 मार्क्स। मैं वो 49(5) को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मतलब मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ दैट इट इज ए टॉपिक फ्रॉम इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके अलावा इसका वेटेज क्या है सर? 2 to 4 मार्क्स। आपके एमसीक्यू में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड प्रैक्टिकल इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया एक्सेट्रा। सो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज विल सी ऑल दोस थिंग्स। एनीवेज हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे इंटरेस्ट कंप्यूटेशन होता है। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है सर? पेमेंट ऑफ टैक्स। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। सो पहले तो आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, आपकी जो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। सो आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है, एक इंसान की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है, इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को वो इंसान कैसे पे कर सकता है सर? वो कैसे पे कर सकता है? एक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, किसी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर है तो कैसे पे करेगा? दो मेथड है पे करने के। या तो आप यूटिलाइज करो, यूज करो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके पास पड़ा है, या आप यूज करो आपका कैश, या आप कैश में पे करो। अगर आपके पास इनपुट पड़ा है तो पे इट बाय थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं पड़ा है तो आप कैश में उसको पे करो। सो यूटिलाइजेशन कैसे पे करेंगे हम? बाय यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और थ्रू कैश, या हम पे करेंगे कैश में। सो बेसिकली देखो यहां पे पेमेंट करने के लिए हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और कैश, देयर आर 3 थिंग्स। ये 3 चीजें हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब एक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए 2 चीजें यूज होती है। सो एक इंसान के लिए क्या क्या हो सकता है सर? एक रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एक तो लायबिलिटी हो सकती है, लायबिलिटी पे करने के लिए इनपुट हो सकता है, अगर इनपुट नहीं है तो क्रेडिट हो सकता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक है ना, ये पेमेंट ऑफ टैक्स टॉपिक, ये बात करता है 3 लेक्चर्स के बारे में। ये जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर है, ये बात करता है 3 लेक्चर्स के बारे में। कौन से लेक्चर्स है सर? ये बात करता है एक लेक्चर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। फिर ये बात करता है एक लेक्चर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर। एंड फिर ये बात करता है एक लेक्चर के बारे में जिसका नाम है क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक, बोलने में हम इसको लेक्चर बोलते हैं बट इट इज इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। सो इन 3 लेक्चर्स के बारे में बात करता है ये पर्टिकुलर टॉपिक।
कौन सा टॉपिक सर? पेमेंट ऑफ टैक्स टॉपिक जो है ये इन 3 लेक्चर्स के बारे में बात करता है कि भाई जो भी आपका कैश है उसके रिगार्डिंग एक लेक्चर है, उसके रिगार्डिंग बात करता है। जो भी आपका इनपुट है उसके रिगार्डिंग एक लेक्चर है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करता है। एंड जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी वो आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में रिकॉर्ड होती है एंड उसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर बात करता है। तो 1 बाय 1 हम अगर ये 3 लेक्चर्स के बारे में पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो हमारा सेक्शन 49 कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 49 बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में। सेक्शन 50 बात करता है इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और इंटरेस्ट फॉर एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेट्रा। तो ये 3 लेक्चर्स के बारे में मैंने बात कर ली, तो आपका डिस्कशन ऑन इनपुट पेमेंट ऑफ टैक्सेस विल बी डन। एंड देन सेक्शन 50 हम देखेंगे फॉर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन। हम देखेंगे सेक्शन 50 को क्यों सर? इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के लिए। तो अभी बिना कोई वक्त जाया किए लेट मी स्ट्राइट अवे स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस ब्यूटीफुल टॉपिक जिसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, एंड प्लीज नोट जीएसटी के पूरे लेक्चर्स अपलोडेड है मेरे मोबाइल ऐप के अंदर। मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको, या मैंने भेज दिया होगा आपको। अगर किसी को वो सारे देखने हैं आप उसको देख सकते हो फ्रॉम माय मोबाइल एप्लीकेशन एंड इट इज ऑल अवेलेबल इन हिंदी, कंप्लीटली हिंदी में ही वो अवेलेबल है। पेमेंट ऑफ टैक्स 3 लेक्चर्स के बारे में बात करता है। पहला लेक्चर क्या है सर? पहला लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। सो 1 बाय 1 हम तीनों लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे एंड इस टॉपिक का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। पहला लेक्चर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। पहला लेक्चर कौन सा है सर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर को मेंटेन किया जाता है एक फॉर्म के अंदर विच इज कॉल्ड एज फॉर्म GST PMT 05। सो फॉर्म GST PMT 05 के अंदर इस लेक्चर को हम मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर को हम मेंटेन करते हैं। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर बेसिकली है क्या सर? उससे पहले मेरे को आप लोग एक बात बताओ, लेक्चर होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लेक्चर? कि सर ये लेक्चर है, ये परचेज लेक्चर है, ये सेल्स लेक्चर है, ये इस कस्टमर का लेक्चर है। व्हाट डू यू मीन बाय लेक्चर? बेसिकली लेक्चर का मतलब क्या है सर? लेक्चर का मतलब सर वही सर से अगर वो सेल्स का लेक्चर है तो जितना भी सेल्स हमने किया, जितना भी हमारा सेल्स रिटर्न हुआ उसका रिकॉर्ड होगा। अगर वो कोई पार्टी का लेक्चर है, कोई कस्टमर का लेक्चर है, जितना भी हमने सेल किया उस कस्टमर को, जितना भी उसका पेमेंट आया उसका डिटेल्स होगा। अगर वो कोई भी मेरा वेंडर का लेक्चर है, कोई भी सप्लायर का लेक्चर है, तो जितना भी परचेजेस मैंने किया और जितना भी मैंने उसको पेमेंट किया उसका डिटेल्स होगा। मतलब बेसिकली लेक्चर किसके बारे में बात करता है सर? बेसिकली लेक्चर बात करता है ऑल द डेबिट्स एंड क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर का मतलब क्या है सर? जितना भी कैश आप डिपॉजिट करोगे जीएसटी लॉ के अंदर और जीएसटी अकाउंट के अंदर, एंड जितना भी कैश आप यूज करोगे, आपने डिपॉजिट किया और वो किस पर्पस के लिए आपने यूज किया, वो डिटेल्स रहेगा इस लेक्चर के अंदर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। वो डिटेल्स कहां मिलेगा सर? वो डिटेल्स आपको मिलेगा इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर का नाम क्या है सर? इस लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। सो बेसिकली व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर? ये बात करता है एवरी डिपॉजिट विच इज मेड बाय यू, एवरी डिपॉजिट विच इज मेड बाय यू, जो भी आप डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट आप कर सकते हो या तो टैक्स अकाउंट के अंदर, या आप डिपॉजिट कर सकते हो इंटरेस्ट के अकाउंट के अंदर, या आप डिपॉजिट कर सकते हो पेनाल्टी के अकाउंट के अंदर, या आप डिपॉजिट कर सकते हो लेट फीस के अकाउंट के अंदर, या आप डिपॉजिट कर सकते हो फॉर एनी अदर सम। जो भी अलग अलग टाइप के डिपॉजिट आपने किया, जो भी अलग अलग टाइप के डिपॉजिट आपने किया, वेदर द डिपॉजिट इज टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फी और एनी अदर सम, एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट विच इज मेड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन, वो डिपॉजिट जाके बैठेंगे कहां पे सर? वो डिपॉजिट जाके बैठेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर के अंदर। सर ये डिपॉजिट में कैसे कर सकता हूं? जीएसटी लॉ के अंदर आपको अगर कोई भी पैसा डिपॉजिट करना है कैश लेक्चर के अंदर, तो वो कैश लेक्चर के अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हो ओनली थ्रू ऑनलाइन मीन्स। आप उसको कर सकते हो बाय नेट बैंकिंग, आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो बाय नेट बैंकिंग, और यू कैन मेक द डिपॉजिट ऑफ द टैक्स बाय IMPS या RTGS
या आप कर सकते हो कैसे सर, आप कर सकते हो NEFT से, या आप डिपॉजिट कर सकते हो आपके डेबिट कार्ड से, या आप डिपॉजिट कर सकते हो आपके क्रेडिट कार्ड से, या आप डिपॉजिट कर सकते हो आजकल लेटेस्ट जो चल रहा है ना UPI से। तो जो भी कैश डिपॉजिट करते हो आप लोग अंडर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, दैट डिपॉजिट कैन बी मेड थ्रू नेट बैंकिंग और थ्रू IMPS, RTGS, NEFT, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एक्सेट्रा। सो जितना भी डिपॉजिट आपने किया आपके GST के अकाउंट के अंदर, वो डिपॉजिट जाके कहां बैठेगा? डिपॉजिट मतलब क्या सर? जितना पैसा आपने डाला उस अकाउंट के अंदर, उस अकाउंट के अंदर डाला, GST इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर के अंदर जाके वो बैठेगा, वो क्रेडिट होगा उस लेक्चर के अंदर। सर ये अमाउंट जो है ना सर, ये अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करना मतलब क्या है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाला। अब पैसा डाला हुआ मैं यूज किस पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं सर? ये जो पैसा मैंने अपने अकाउंट के अंदर डाला है वो किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो? आपके खर्चे पर्पस के लिए। खर्चे पर्पस के लिए मतलब आपने अगर डिपॉजिट किया है टैक्स के लिए, टैक्स अकाउंट के अंदर, तो टैक्स पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। आपने अगर डिपॉजिट किया है इंटरेस्ट के अंदर, तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। पेनल्टी के अंदर डिपॉजिट किया है तो यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सेट्रा। सो जितना भी डिपॉजिट आपने किया है, सच अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, वो जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसको आप यूज कर सकते हो। दैट अमाउंट शैल बी यूज्ड फॉर और यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ, such amount can be used for making payment of या तो टैक्स, या तो इंटरेस्ट, या तो पेनल्टी, या तो लेट फीस, या कोई भी अदर सम, एनी अदर सम, जो भी जिस रीजन से आप डिपॉजिट करते हो उसी रीजन के लिए आप यूज भी कर सकते हो। सर ये जो डिपॉजिट करना आप बोल रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर के अंदर आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करने के बाद आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, आपके पास अगर आपके बैंक अकाउंट का कोई कार्ड है, आप उस कार्ड से खर्चा कब कर सकते हो? अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा। तो पहले आप अपने अकाउंट के अंदर पैसा डालो, फिर उस कार्ड से आप एक्सपेंसेस करो, आप कुछ परचेस करो, आपके लिए टी शर्ट परचेस करो, आपके लिए पैंट परचेस करो, आपके लिए पेन परचेस करो, आपके लिए मोबाइल फोन परचेस करो एक्सेट्रा। तो पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, आफ्टर डिपॉजिटिंग इट कैन बी यूज्ड। सर मेरे को ये बताओ ना सर, ये मैं डिपॉजिट कैसे करूं सर? इस लेक्चर के अंदर मेरे को अगर डिपॉजिट करना है तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा सर? आपको एक पेमेंट चालान के थ्रू डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको डिपॉजिट करने के लिए एक चालान आती है विच इज कॉल्ड एज पेमेंट चालान। यहाँ पे अमाउंट को पे करने के लिए, इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करने के लिए एक चालान आती है विच इज कॉल्ड एज ए पेमेंट चालान। सर ये पेमेंट चालान कौन सी है सर? ये पेमेंट चालान है, इट इज मेंटेन इन फॉर्म GST PMT 06। फॉर्म GST PMT 06 मेंटेन करता है ये चालान, पेमेंट चालान। सर ये किस पर्पस के लिए यूज होता है सर? दिस इज यूज्ड फॉर depositing the amount in your electronic cash ledger। सो ये वो चालान है जिसके द्वारा आप पैसा डाल सकते हो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर के अंदर। अब इस चालान को जब आप देखोगे, ये चालान डिवाइडेड है बिटवीन मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स। इस चालान को जब आप देखोगे, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा इस चालान को, बट बिफोर दैट मैं थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इस चालान के अंदर दो हेड्स होते हैं, एक होता है मेजर हेड एंड एक होता है माइनर हेड। सर इसका मतलब क्या है सर? आप क्या बोल रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय मेजर हेड, व्हाट डू यू मीन बाय माइनर हेड? एक होता है मेजर हेड एंड एक होता है माइनर हेड। सर मेजर हेड का मतलब क्या है सर? आप जो पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो, यू कैन डिपॉजिट दिस मनी टुवर्ड्स IGST, या आप डिपॉजिट कर सकते हो टुवर्ड्स CGST, या आप डिपॉजिट कर सकते हो टुवर्ड्स सेस, या आप डिपॉजिट कर सकते हो टुवर्ड्स SGST या UTGST। सो जितना भी पैसा आपको डिपॉजिट करना है, आप एक मेजर हेड कौन से है? IGST, CGST, सेस, दैट इज GST कॉम्पनसेशन सेस, एंड SGST या UTGST अकाउंट के अंदर कर सकते हो। एंड IGST के अंदर कहां पे डिपॉजिट कर सकते हो? यू कैन डिपॉजिट द मनी इन द टैक्स कॉलम, यू कैन डिपॉजिट द मनी इन द इंटरेस्ट कॉलम, यू कैन डिपॉजिट द मनी इन द लेट फीस कॉलम, यू कैन डिपॉजिट द मनी इन द पेनल्टी कॉलम, यू कैन डिपॉजिट द money under any other sum।
मतलब आईजीएसटी के अंदर आपको डिपॉजिट अगर आपको कोई पैसा डिपॉजिट करना है तो वो आईजीएसटी के टैक्स कॉलम के अंदर पैसा डाल सकते हो आप। आईजीएसटी के इंटरेस्ट, से फॉर एग्जांपल मेरे को आईजीएसटी का इंटरेस्ट पे करना है तो मेरे को कहां डालना पड़ेगा सर, आईजीएसटी में जाना पड़ेगा और इंटरेस्ट में पैसा डालना पड़ेगा। मेरे को सीजीएसटी का टैक्स पे करना है तो मेरे कहां जाऊंगा सर, सीजीएसटी में जाऊंगा और टैक्स में पे करूंगा। मेरे को एसजीएसटी का पेनाल्टी पे करना है तो क्या करूंगा सर, एसजीएसटी के अंदर जाऊंगा और पेनाल्टी के अंदर पैसा डालूंगा। सो ये जो भी डिपॉजिट में करूंगा वो जाके रेस्पेक्टिव हेड के अंदर पैसा जाके डिपॉजिट हो जाएगा और उसी पर्पस के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूं, उसी पर्पस के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूं। सर 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 सो एक इंसान, सर मैं क्या समझा सर, एक इंसान जो पेमेंट चलान से जो डिपॉजिट करता है, अगर उसको डिपॉजिट करना है से फॉर एग्जांपल आईजीएसटी के अंदर, तो वो डिपॉजिट कर सकता है टुवर्ड्स आईजीएसटी टैक्स, आईजीएसटी इंटरेस्ट, आईजीएसटी लेट फीस, आईजीएसटी पेनाल्टी एंड आईजीएसटी एनी अदर सम। सर करेक्ट ना सर, जो मैं समझा वो सही है ना सर। अगर मेरे को डिपॉजिट करना है तो मैं डिपॉजिट कर सकता हूं टुवर्ड्स आईजीएसटी इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फी या टैक्स एक्सेट्रा, कोई भी हेड के अंदर मैं डिपॉजिट कर सकता हूं ना। यस यस यस। आपका मेजर हेड कौन सा होगा, आईजीएसटी, उसके अंदर माइनर हेड्स कौन से हैं सर, देख ये टैक्स वाला, इंटरेस्ट वाला, पेनल्टी वाला एक्सेट्रा, ये आपके माइनर हेड्स होंगे। तो आप अकॉर्डिंगली उसको डिपॉजिट कर सकते हो उन पर्टिकुलर माइनर हेड्स के अंदर। नाउ सर मेरा एक सवाल है आपसे। ओ सर मेरा आपसे एक सवाल है, पूछिए आपका सवाल क्या है। सर मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ मुझे बताइए, व्हाट इज योर क्वेश्चन, क्या है आपका सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि सर मेरा पैसा पड़ा है आईजीएसटी टैक्स के अंदर। सर मेरा पैसा कहां पड़ा है सर, मेरा पैसा पड़ा है आईजीएसटी टैक्स के अंदर, मतलब मैंने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए आईजीएसटी टैक्स के अंदर। ओके, अब सर मेरे को पे करना है, आईजीएसटी इंटरेस्ट। क्या मैं वो पैसा जो आईजीएसटी टैक्स के अंदर पड़ा है, क्या मैं वो यूज कर सकता हूं फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी इंटरेस्ट। सर कैन आई यूज द अमाउंट विच इज अवेलेबल इन आईजीएसटी टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी इंटरेस्ट। सर ओ सर बताइए ना सर, क्या मैं इंट्रा हेड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट, intra-head utilization of amount in one minor head of a major head, क्या मैं इंट्रा हेड यूटिलाइजेशन कर सकता हूं अमाउंट ऑफ वन माइनर हेड ऑफ ए मेजर हेड विथ अनदर माइनर हेड ऑफ ए मेजर हेड। मतलब एक माइनर हेड के अंदर, कौन से माइनर हेड के अंदर सर, मेरे माइनर हेड के अंदर कौन से टैक्स के अंदर मेरा पैसा पड़ा है, कौन से टैक्स के अंदर, आईजीएसटी टैक्स के अंदर। सो कैन आई यूज दिस मनी विच इज देयर इन आईजीएसटी टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग आईजीएसटी इंटरेस्ट। सर जो पैसा मेरा एक माइनर हेड में पड़ा है ऑफ a major head, can I use it for the purpose of making the payment of another minor head of the same major head sir? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। मतलब सर देखो सर, यहां पे देखो सर, लॉ मेकर्स क्या बोल रहे हैं कि सर एक बाप है सर, इस बाप के 5 बेटे हैं, एक बेटे के पास पैसा है सर, एक बेटे के पास पैसा है, क्या वो पैसा यूज कर सकता है दूसरा बेटा अपने खर्चे को पे करने के लिए। क्या वो पैसा, एक बेटे का पास पैसा, देखो 5 हेड्स, माइनर हेड्स मतलब 5 बच्चे, 5 बच्चे किसके, एक ही बाप के। बाप कौन है, आईजीएसटी बाप है। तो सर जो बाप है एक है तो बच्चे 5 है सर, एक बच्चे के पास पैसा पड़ा है 10,000 रुपया, बट दूसरे बच्चे को पे करना है 5,000 रुपया सर, दूसरे बच्चे के पास 5,000 रुपया नहीं पड़ा है सर, क्या ये इस बच्चे का पैसा यूज कर सकता है फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ उसका खर्चा सर। कैन आईजीएसटी टैक्स बी यूज फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी इंटरेस्ट, बताइए मुझे, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे आंसर दीजिए। मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है, सर मेरा पैसा पड़ा है आईजीएसटी टैक्स के अंदर और मेरे को पे करना है सीजीएसटी टैक्स। मेरा पैसा पड़ा है आईजीएसटी टैक्स के अंदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर एंड आई वांट टू मेक द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी टैक्स। सर क्या यह पॉसिबल है,
क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल बताओ सर? इंटर हेड यूटिलाइजेशन पॉसिबल है क्या? इंटर हेड यूटिलाइजेशन, इंटर हेड यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट सर? इंटर हेड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट इन, इंटर हेड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट इन one major head with another major head, is that possible? Inter-head utilization of amount in one major head with another major head, क्या ये पॉसिबल है? सर अभी मैं एक ही बाप के बच्चों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मतलब एक ही बाप के बच्चे माइनर हेड्स। अब मैं बात कर रहा हूं कि बाप भी अलग अलग है, बाप भी अलग अलग है। सर वो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि सर आईजीएसटी का टैक्स मेरे को पे करना है सर, बट मेरा पैसा कहां पे पड़ा है? आईजीएसटी के टैक्स के अंदर, सॉरी सीजीएसटी का टैक्स मेरे को पे करना है और पैसा कहां पड़ा है? आईजीएसटी के टैक्स के अंदर। तो सर क्या मैं इसका पेमेंट कर सकता हूं? क्या मैं इंटर हेड यूटिलाइजेशन कर सकता हूं? सर 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 ओ सर बताओ ना सर, कैन आई मेक इंटर हेड यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स? लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं? लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं? लॉ मेकर्स दोनों के लिए एक ही आंसर देते हैं कि नो इट इज नॉट पॉसिबल। लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं सर? नो इट इज नॉट पॉसिबल। सर मैं समझा नहीं सर, मतलब अगर एक बच्चे के पास पैसे है और दूसरे बच्चे को पैसा देना है तो वो दूसरा बच्चा इस बच्चे से पैसा लेके नहीं दे सकता है। सर इसको एक सिंपल तरीके से समझाओ ना सर। से फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। से पहले इसका एग्जांपल देता हूँ। किसका? इसका मतलब किसका सर? इसका आईजीएसटी टैक्स is used for making the payment of IGST interest. Say for example आपका एक HDFC बैंक के अंदर, HDFC बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। आपके कौन से अकाउंट है सर? आपका एक करंट अकाउंट है और आपका एक सेविंग अकाउंट है। करंट अकाउंट के अंदर आपके पास 10,000 पड़े हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर आपके पास 50,000 पड़े हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज योर बैंक बैलेंस, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? सर माई बैंक बैलेंस इज 60,000, करेक्ट। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि सर मेरा बैंक बैलेंस 60,000 रुपया है, करेक्ट। हाँ सर मैं यही बोलूंगा कि बैंक क्या बोलते हैं सर? बैंक बैलेंस इज 60,000 रुपीज। अब आपने क्या किया है? आप अपने डेबिट कार्ड लेके जा रहे हो। कौन सा डेबिट कार्ड? करंट अकाउंट वाला डेबिट कार्ड लेके गए आप घूमने शॉपिंग करने गए। कहाँ पे गए सर? आप शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करने जब गए आपने डेबिट कार्ड लेके गए, आप अपना डेबिट कार्ड लेके गए। कौन सा डेबिट कार्ड लेके गए? आप अपना HDFC के करंट अकाउंट का डेबिट कार्ड लेके गए। अब आपने परचेजेस किए हैं 25,000 रुपए की, 25,000 की शॉपिंग की आपने। अब आप कार्ड यूज कर रहे हो वो करंट अकाउंट का। आप जब पेमेंट करते हो वो बोलता है ट्रांजैक्शन फील्ड इनसफिशिएंट फंड, ट्रांजैक्शन फील्ड इनसफिशिएंट फंड। क्यों सर? क्योंकि उस अकाउंट के अंदर आपके पास पैसे कितने पड़े हैं? सिर्फ 10,000 एंड आप यूज कितना कर रहे हो? 25,000। बट सर मेरा बैंक बैलेंस तो 60,000 है ना सर, मेरा बैंक बैलेंस तो 60,000 है ना। हाँ सही बात है, बैंक बैलेंस तो 60,000 है, बट दूसरे अकाउंट के अंदर है ना बॉस। आप जो कार्ड दे रहे हो उस सामने वाले को, वो है आपके करंट अकाउंट का कार्ड। बट आप बोल रहे हो कि भाई मेरे बैंक के अंदर 60,000 रुपए पड़ा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो द लॉ मेकर सेज नो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको पे करना है, मेरे को बताओ, अगर मेरे को अगर मेरे पास डेबिट कार्ड होता सेविंग अकाउंट का, तो क्या मैं पे कर सकता? हाँ पे कर सकते। तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं सर? अगर एक कार्ड आपके पास है जिसके अंदर कम बैलेंस है, जस्ट बिकॉज उसी बैंक का दूसरा कार्ड, उसी बैंक के अंदर आपका दूसरा अकाउंट भी है, इट डज नॉट मीन दैट ये पैसा जो दूसरे अकाउंट के अंदर है वो आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट। सिमिलरली से मेरे पास दो बैंक अकाउंट है, एक SBI के अंदर है, एक HDFC के अंदर है। SBI के अंदर भी सेविंग अकाउंट है और HDFC के अंदर भी सेविंग अकाउंट है। SBI में मेरे पास 10,000 पड़े हैं, HDFC में 50,000 पड़े हैं और टोटल मेरा बैंक बैलेंस कितना है सर? 60,000। अब मेरे को पे करना क्या है सर? मेरे को पे मैं शॉपिंग के लिए लेके कौन सा कार्ड गया? मैं शॉपिंग के लिए लेके गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड। अब मेरा बैंक बैलेंस अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर आपका बैंक बैलेंस 60,000 रुपया है। अब मैं शॉपिंग करने जब गया मेरे पास कौन सा कार्ड पड़ा था? मेरे पास कार्ड पड़ा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब मैंने 25,000 रुपए की शॉपिंग की।
मैंने 25,000 रुपए की शॉपिंग की, जब मैंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड दिया वो बोलता है ट्रांजैक्शन फील्ड इनसफिशिएंट फंड। अरे बट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 60,000 रुपए पड़े हैं ना, बट फिर भी वो क्या बोलेगा पेमेंट फील्ड इनसफिशिएंट फंड। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहा है सर, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आपके साथ इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप कार्ड गलत यूज कर रहे हो। तो सर बट मेरे इस अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हैं ना सर, कैन आई यूज द अमाउंट विच इज देयर इन वन मेजर हेड फॉर यूटिलाइज फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ अनदर मेजर हेड? आंसर इज नो। कैन आई यूज द अमाउंट फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ वन माइनर हेड ऑफ ए मेजर head for by using the amount in another minor head of a major head? Answer is no. Answer is no. ये यूटिलाइजेशन आप नहीं कर सकते। एक अकाउंट के अंदर पैसा है, दूसरे अकाउंट का पेमेंट करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते। सर ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं समझ गया। वो सर मैं तो ये समझ गया कि भाई ये यूटिलाइजेशन में नहीं कर सकता, ठीक है सर, बट सर मेरे को एक बात बताओ ना सर मेरे को एक बात बताओ ना सर। देखो सर, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप जो एग्जांपल दे रहे हो ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सेविंग HDFC के सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ करंट अकाउंट के अंदर और फिर पे कर सकता हूँ ना सर। हाँ करेक्ट सर। सिमिलरली HDFC के अंदर पैसा पड़ा है, स्टेट बैंक में पैसा नहीं पड़ा है, तो HDFC में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ पैसा स्टेट बैंक के अंदर, फिर मैं पे कर सकता हूँ ना सर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। हाँ, तो सर इसमें ये पॉसिबल है क्या? सर कैन आई ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम वन माइनर हेड ऑफ ए मेजर head to another minor head of a major head, or can I transfer the money from one major head to another major head? Can I transfer the amount sir? Answer is yes. Utilization is not possible. Utilization is not possible. However, transfer of what sir? Transfer of amount from one head to another head। अब ये हेड माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इज पॉसिबल। एंड ये ट्रांसफर करने के लिए आपको एक चालान यूज करनी पड़ेगी। इस चालान का नाम है फॉर्म GST PNT 09। सो ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को यूज करके आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। प्लीज नोट, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर। फॉर्म GST PNT 09। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। सर आपने ये बताया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर के अंदर अगर मेरे को पैसा डिपॉजिट करना है तो मेरे को सिर्फ ऑनलाइन मोड में डिपॉजिट करना पड़ेगा सर। तो आप जितना भी डिपॉजिट करोगे तो आप वो कैसे कर सकते हो सर? आपने बोला सर इट इज ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, करेक्ट सर? सर मेरा एक सवाल है सर, क्या मैं फिजिकली कैश जाके डिपॉजिट कर सकता हूँ क्या? मेरे को फिजिकली जाके कैश डिपॉजिट करना है सर, कैश डिपॉजिट करना है, वो फिजिकली करना है, ऑनलाइन मोड में नहीं। मैं बैंक में जाके चेक देना चाहता हूं, मैं बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करना चाहता हूं। सो इज इट पॉसिबल सर? सर आपको समझ में आ रहा है क्या सर मेरा सवाल? माय क्वेश्चन टू यू इज कैन आई डिपॉजिट द अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर फिजिकली, मैन्युअली? लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं सर? लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपको जो भी डिपॉजिट आपको करना है वो डिपॉजिट आपको कैसे करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कैसे सर? ऑनलाइन मोड। डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। नॉर्मली deposit in electronic cash ledger is possible। नॉर्मली जो भी आपको डिपॉजिट करना है इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको अगर कोई भी डिपॉजिट करना है तो वो पॉसिबल कैसे है सर? ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड इट इज पॉसिबल।
हाउएवर लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भाई थोड़े बहुत केसेस में हम आपको अलो करेंगे, बट आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी सर, कमिश्नर की परमिशन, ऑफिसर की परमिशन लेके आपको थोड़े बहुत केसेस में हम अलो करेंगे टू मेक द पेमेंट फिजिकली। उसके लिए लिमिट भी स्पेसिफाइड है कि मैक्सिमम 10,000 रुपया आप कर सकते हो। हाउएवर फिजिकली ओटीसी का मतलब क्या है सर, ऑनियन टोमेटो कैप्सिकम पिज्जा। ओटीसी का मतलब क्या है सर, ओटीसी ऑनियन टोमेटो कैप्सिकम। ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर। फिजिकली ओवर द काउंटर इज पॉसिबल, आप फिजिकली ओवर द काउंटर कर सकते हो थ्रू कैश या चेक या डीडी, कोई भी मोड से, या डीडी टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹10,000। मैक्सिमम आप 10,000 रुपया कर सकते हो, मैक्सिमम आप 10,000 रुपया कर सकते हो। 10,000 रुपया सर टैक्स CGST के अंदर 10,000, SGST के अंदर 10,000, ऐसा है क्या? हाँ, बिकॉज वी आर लर्निंग ओनली CGST एक्ट, यू कैन डिपॉजिट द मनी इन CGST एक्ट 10,000, SGST एक्ट 10,000। बट सर CGST के अंदर, टैक्स के अंदर 10,000, इंटरेस्ट के अंदर 10,000, पेनाल्टी के अंदर 10,000, ऐसा है क्या? नहीं, कंबाइंड टुगेदर इट इज 10,000। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो सर? 10,000 रुपीज। बट यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इन्होंने एक चालाकी की है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई फिजिकली आप जाके कर तो सकते हो, बट उसके लिए जो चालान आपको जनरेट करनी पड़ेगी ना, वो आपको ऑनलाइन जनरेट करनी पड़ेगी। बट हाउएवर पेमेंट, द पेमेंट चालान should be generated ऑनलाइन ओनली। आप फिजिकली ऐसे कर तो सकते हो, बट फिर भी उसके लिए जो पेमेंट चालान आपको जनरेट करना पड़ेगा ना बॉस, वो तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, वो तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। सर अब एक रिसेंटली एक ये मेजर पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। अब रिसेंटली इन्होंने और एक पॉइंट क्लैरिफिकेशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर of amount from transfer of amount in electronic cash ledger of a registered person to electronic cash ledger of another registered person under सेम पैन। रिसेंटली अभी इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई देखो, आप है ना वो हेड के अंदर ट्रांसफर तो कर ही सकते हो बाय यूजिंग GST PMT 09। सिमिलरली अगर एक डिस्टिंक्ट पर्सन है और दूसरा डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक डिस्टिंक्ट पर्सन अपने दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है, सेक्शन 25(4), 25(5) डिस्टिंक्ट पर्सन, आप वो ट्रांसफर भी कर सकते हो। यू कैन मेक ए ट्रांसफर from one account of one registered person to account of another registered person under same PAN। आप ट्रांसफर कर सकते हो from account of one registered person to the account of another registered person under same PAN। इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा सर? ट्रांसफर above transfer is possible, above transfer is possible by using GST PMT 09। तो एग्जाम में आपका एक सवाल आ सकते हैं कि what are the uses of GST PMT 09 या how do I transfer the funds from one account to another account, or what is the form which is used for transferring the amount from one account to another account, or is the amount available in electronic cash ledger be transferred? If yes, what are the situation when it can be transferred, to whom it can be transferred, and what is the form which is used for transferring? The form which is used for transferring is GST PMT 09। and किस पर्पस के लिए ट्रांसफर कर सकते हो? एक तो 1 महीना
माइनर हेड टू अनदर माइनर हेड, और या इंग्लिश में बोलते हैं इसको, से वन माइनर हेड ऑफ ए मेजर हेड टू अनदर माइनर हेड ऑफ ए मेजर हेड, और वन मेजर हेड टू अनदर मेजर हेड, और यू कैन ट्रांसफर इट टू डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेम पैन, दैट इज सेक्शन 25(4) और 25(5) का डिस्टिंक्ट पर्सन। नाउ इसके अलावा एक पॉइंट बोलता है कि अगर आपने कोई भी एक्सेस डिपॉजिट कर दिया है उसका आप रिफंड ले सकते हो। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर के अंदर कोई एक्सेस बैलेंस पड़ा है, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस पड़ा है, उसका आप रिफंड ले सकते हो। रिफंड के बारे में हम पढ़ेंगे अपने सीएफ फाइनल के अंदर। एनी एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर can be claimed as refund अंडर सेक्शन 54 एक सेक्शन है, वो रिफंड के बारे में बात करता है, वो आप रिफंड भी ले सकते हो। एक काम करता हूं, मैं आपको एक पेमेंट चालान दिखा देता हूं, एक पेमेंट चालान। दिस इज हाउ योर पेमेंट चालान लुक्स लाइक। ये आपका जीएसटी का पेमेंट चालान है। यहाँ पे देखोगे, आपको अगर पैसा डिपॉजिट करना है तो आपके पास क्या है सर, आपके पास एक तो है मेजर हेड और आपके पास क्या है सर, माइनर हेड्स। मतलब मेजर हेड कौन सा हो गया, सीजीएसटी मेजर हेड हो गया। सीजीएसटी के अंदर आपको पैसा डिपॉजिट करना है तो कहाँ कर सकते हो, टैक्स के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, पेनाल्टी के अंदर, लेट फीस के अंदर एंड अदर्स के अंदर। सिमिलरली आईजीएसटी के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फी एक्सेट्रा। सो दिस आर द मेजर हेड्स एंड इसका माइनर हेड्स भी है। जो भी पेमेंट आप करोगे सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस के लिए, दैट विल गो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो भी एसजीएसटी के लिए या यूटीजीएसटी के लिए करोगे वो रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी या स्टेट को जाएगा। अब एग्जाम में और एक चीज पूछते हैं विच इज विद रिस्पेक्ट टू अब्रीविएशंस। थोड़े बहुत अब्रीविएशंस यहाँ पे यूज किए गए हैं। देखो सर क्या अब्रीविएशंस, जैसे इन्होंने यूज किया है CIN, CIN का फुल फॉर्म क्या है, CPIN का फुल फॉर्म क्या है, एंड BRN का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर। BRN का मतलब क्या है सर, बैंक रेफरेंस नंबर, BRN बैंक रेफरेंस नंबर। सर ये सिन का नंबर, सिन का फुल फॉर्म क्या है सर, सिन का मतलब क्या है सर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिन का मतलब चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड सर ये CPIN का मतलब क्या है सर, CPIN कॉमन पोर्टल, CPIN आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर। सो इसके बारे में भी एक दो बार इन्होंने पूछा है कि फुल फॉर्म क्या है, तो वो एनीवेज आप अपने इंस्टीट्यूट मटेरियल से एक बार देख सकते हो जब आप एक रीडिंग दोगे इस टॉपिक का। सो दिस इज ऑल इन रेस्पेक्ट ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर, यही है पूरा डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर फॉर आवर डिस्कशन इज व्हाट सर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर। क्रेडिट लेक्चर के अंदर ज्यादा डिस्कशन करने की कोई चीज रही नहीं है, बिकॉज हमने मेजर जो इसका पॉइंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था व्हाइल डिस्कसिंग ए टॉपिक कॉल्ड एज जी, कौन सा, व्हाइल डिस्कसिंग ए टॉपिक कॉल्ड एज, मैं इधर ही लिख लेता हूं इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमने इसका ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। सो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर, ऑब्वियसली एज द नेम इटसेल्फ सेज, ये क्या है सर, क्रेडिट लेक्चर है। ये एक क्रेडिट लेक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर। मतलब जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोगे वो कहां पे जाएगा, इस अकाउंट के अंदर जाएगा। जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप यूज करोगे उसका डिटेल्स कहां जाएगा, इस अकाउंट के अंदर जाएगा। सो ये है क्या सर, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर बेसिकली बात करता है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। वॉट एवर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड बाय यू एंड हाउ इज दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज्ड और यूटिलाइज्ड by you, that is what this lecture is going to talk about. So electronic cash ledger, सर ये मेंटेन कौन से फॉर्म में होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर मेंटेन होता है एक फॉर्म में जिसका नाम है फॉर्म GST PMT 02। फॉर्म GST PMT 02 के अंदर ये
मेंटेन होता है, ये मेंटेन होता है अंडर फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02। नाउ ये लेक्चर बेसिकली बोलता क्या है सर, ये लेक्चर आपको बोलता है कि ऑल द इनपुट टैक्स क्रेडिट, जितने भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए वेदर अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, वो सारे आ जाएंगे अंडर विच हेड सर, अंडर दिस पर्टिकुलर हेड। ऑल द इनपुट टैक्स क्रेडिट whether under CGST, SGST, IGST, UTGST या GST compensation cess availed by a registered person कैसे अवेल करता है, availed by a registered person in his GSTR 3B will be credited to this lecture। जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल करते हो, आप लेते हो, जितना भी ऑल द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन, all the input tax credit which is availed by a registered person in his GSTR 3B, जो भी आप क्लेम करते हो अपने GSTR 3B में, it will be credited to this particular lecture। कौन से लेक्चर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर के अंदर जाके वो बैठ जाएगा। एंड ये किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो सर, दिस क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, किस पर्पस के लिए, यूटिलाइज फॉर making the payment of output tax liability, making the payment of output tax liability। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो सर, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए। जो भी पैसा आपका पड़ा रहेगा किसके अंदर, जो भी पैसा आपका पड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर के अंदर, ये कैसे आता है सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर के अंदर पैसा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर के अंदर पैसा आता है व्हेन यू आर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन योर जीएसटीआर 3B। जितना भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है अपने जीएसटीआर 3B में, वो जाके बैठ जाएगा इस अकाउंट के अंदर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर। एंड ये आप किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो सर, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए ही। मतलब सर क्या मैं ये बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर के अंदर जो पैसा पड़ा है वो मैं यूज नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर के अंदर जो पैसा पड़ा है वो मैं यूज नहीं कर सकता फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पेनाल्टी लेट फी। यस, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर के अंदर आपका जो पैसा पड़ा है ना, ये टैक्स का क्रेडिट है, ये टैक्स का क्रेडिट है। सो जो भी परचेज के ऊपर आपने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट है। तो ये यूज किसके लिए कर सकते हो आप, ऑब्वियसली आउटपुट टैक्स के लिए यूज कर सकते हो, जो आपका टैक्स लायबिलिटी होगी ऑन योर सेल्स उसके लिए आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर। सर अब यूज करने का मैनर क्या है सर, हाउ डू आई यूज दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमने बहुत ही प्यारे से डिटेलली डिस्कशन किया था while discussing a chapter called as input tax credit। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको समझाया है। मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी वाइफ है, हम शॉपिंग करने गए थे, बहुत ही अच्छे से समझा है मैंने। आई होप आपको याद होगा वो चीज़। What is the manner of utilization of input tax credit, sir? So, IGST can be used for making the payment of IGST, then it can be used for making the payment of CGST and SGST in any proportion. Then CGST can be used for can be used for making the payment of IGST first, and then for can be used for making the payment of CGST first and then IGST. It can never be used for making the payment of SGST. SGST can be used for making the payment of SGST first, then IGST, but it can never be used for making the payment of CGST। ये मैनर हमने पढ़ा था इन आवर टॉपिक कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैनर स्पेसिफाई कहा गया है सर सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 के अंदर। सो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट इज द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। IGST क्रेडिट आपके पास है तो पहले उसको यूज करो फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ IGST, उसके बाद में आप इसको यूज करो फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ CGST या SGST। सर CGST को पहले देना है या SGST को पहले देना है, कोई भी प्रपोर्शन में आप दे सकते हो, कोई भी प्रपोर्शन में आप दे सकते हो। फिर आपके पास अगर CGST का क्रेडिट पड़ा है तो पहले आप यूज करोगे उसको किसके लिए, CGST के पेमेंट के लिए, एंड उसके बाद आप यूज करोगे IGST के पेमेंट के लिए। CGST आप कभी भी यूज नहीं कर सकते SGST के लिए।
देखो, एंड SGST का क्रेडिट आपके पास अगर पड़ा रहेगा तो पहले हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ SGST, देन वी विल यूज इट फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ IGST. इट कैन नेवर बी यूज फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ CGST. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप CGST का पैसा या SGST का पैसा यूटिलाइज तभी कर सकते हो अगर IGST के पास कोई भी पैसा नहीं पड़ा है. यू कैन यूज द क्रेडिट ऑफ CGST or SGST for making the payment only if the IGST credit is completely utilized. And SGST का क्रेडिट आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ IGST ओनली इफ CGST डज नॉट हैव एनी मनी टू पे IGST. मतलब क्या सर, SGST का जो भी क्रेडिट है वो आप यूज कर सकते हो IGST के पेमेंट के लिए अगर CGST के पास कुछ पड़ा नहीं है फॉर मेकिंग द पेमेंट टू IGST. So ये है मैनर. So IGST can be utilized for making the payment. IGST can be used for making the payment of CGST or SGST in any order and proportion. Entire IGST should first be utilized before utilizing ITC of CGST and SGST. SGST can be utilized for making the payment of IGST only when CGST is not available for making the payment of IGST, and SGST can also be read as UTGST. यहाँ पे SGST लिखा है, SGST का मतलब UTGST भी होता है. एंड यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि भाई आपका अगर कोई एक्सेस बैलेंस पड़ा है ना तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा. देन एक और पॉइंट है, any excess balance in electronic credit ledger can be taken as refund. Any excess balance in electronic credit ledger can be claimed as refund under section 54. कैसे रिफंड लेते हैं एक्सेट्रा वो फाइनल लेवल में आप आराम से अच्छे से पढ़ोगे. ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर. मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर फॉर आवर डिस्कशन. कौन सा लेक्चर है सर? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, जैसे इसका नाम ही बता रहा आपको कि ये कौन है, ये लायबिलिटी वाला लेक्चर है या ये लायबिलिटी वाला रजिस्टर है. सर ये किसके बारे में बात करेगा? सर ये बात करेगा एक इंसान की लायबिलिटी के बारे में, एक रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी के बारे में बात करेगा. कैसे आप उस लायबिलिटी को पे करोगे, कैसे वो लायबिलिटी यूज होगी एक्सेट्रा. नाउ एक इंसान के लिए ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन हैव टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज. एक रजिस्टर्ड पर्सन को दो प्रकार की लायबिलिटी हो सकती है, या तो टैक्स की लायबिलिटी होगी या अदर ड्यूज की लायबिलिटी होगी. सो ये रजिस्टर्ड पर्सन कैन हैव फॉलोइंग लायबिलिटीज. ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन हैव फॉलोइंग लायबिलिटीज. कौन सी लायबिलिटीज हो सकती है? या तो आपको होगी टैक्स की लायबिलिटी which is called as tax dues, या आपको होगी कोई भी अदर लायबिलिटीज which is called as other dues. या तो आपको गवर्नमेंट को पे करना हो सकता है टैक्स, या आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है कोई भी अन्य चीज अदर ड्यूज. सर टैक्स, अगर आपको गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स तो इस टैक्स को आप पे कर सकते हो दो प्रकार से. अगर आपको गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स, देन यू कैन मेक द पेमेंट ऑफ दिस टैक्स आइदर थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट, या तो आप पे कर सकते हो इसको कैसे सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करते हुए. आप टैक्स कैसे पे कर सकते हो? आपकी जो अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है तो वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आप कैसे पे करोगे? या तो आप पे करोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट से, या आप पे करोगे क्या सर, थ्रू कैश. आपके पास अगर
क्रेडिट नहीं बचा है तो आपको कैसे पे करना पड़ेगा, कैश में पे करना पड़ेगा। सो आपको अगर याद है, से मेरी अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है मेरी 100 रुपीज एंड मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है 80 रुपया, तो मैं इसको यूज करूंगा। जो बैलेंस 20 रुपया मेरे को पे करना है, ये बैलेंस 20 रुपया मैं कैसे पे करूंगा, थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, मतलब ये मेरे को कैश में पे करना पड़ेगा। तो एक इंसान की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटीज जो है दैट कैन बी पेड आइदर थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और थ्रू कैश। बट हाउएवर अगर उसका अदर ड्यूज है, सर ये अदर ड्यूज होता क्या है सर, टैक्स ड्यूज तो मेरे को समझ में आ गया, बट ये अदर ड्यूज होता क्या है, से आपको इंटरेस्ट पे करना है जीएसटी के अंदर, से आपको लेट फीस पे करनी है, रिटर्न आपने लेट फाइल किया है तो आपको लेट फीस पे करनी है, से आपको कोई नोटिस दी है तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको कोई पेनाल्टी पे करनी है, से आपको कोई भी अन्य अदर ड्यूज पे करने हैं, जो भी आपको ऑफिसर बोलता है अदर ड्यूज वो आपको पे करने हैं। इन सबको मैं क्या बोलता हूं सर, एनी अदर सम, आपको कोई भी और पैसा पे करना है, इन सबको मिला के मैं क्या बोलूंगा, इनको मैं बोलूंगा अदर ड्यूज। ये जो अदर ड्यूज है ना, ये जो अदर ड्यूज है इट कैन बी पेड इन कैश ओनली। इनको पे करना है तो आपको कंपल्सरीली पेड इन कैश। इनको आपको अगर पे करना है ना तो आप इनपुट क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। आपको अगर इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनाल्टी पे करनी है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। आप इसको पे करना है तो आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा। आपको पैसा डिपॉजिट, सर अगर मेरे पास कैश नहीं पड़े तो डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर के अंदर पैसा, एंड उसके बाद ही ये लायबिलिटी आपकी डिस्चार्ज होगी। उसके बाद ही आप इस लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हो। आपको पहले तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही यू कैन डिस्चार्ज दिस लायबिलिटीज, यू कैन डिस्चार्ज दिस liabilities. Okay, electronic cash ledger. Now एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर इस टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक बोलता है ऐसी थोड़ी बहुत चीजें हैं या ऐसे थोड़े बहुत केसेस है जहां पे आपको आपकी लायबिलिटी, नॉर्मली आपकी लायबिलिटी कैसे आप पे कर सकते हो, या तो क्रेडिट से या कैश से, एंड अदर ड्यूज की होगी तो ऑलवेज कैश में। अब लॉ मेकर्स बोलते हैं मैं आपको ऐसे सिचुएशंस बताऊंगा, इन सिचुएशंस में अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये सब लायबिलिटीज होती है तो ये लायबिलिटीज आपको कैश में ही पे करनी पड़ेगी। सो लॉ के अंदर ऐसी सिचुएशंस दी गई है, ऐसे केसेस दिए गए हैं जहां पे जो उनको पे करना होता है, जो लायबिलिटी उनकी होगी ना, वो लायबिलिटी उनको कैसे पे करनी पड़ेगी सर, उनको कैश में ही पे करनी पड़ेगी। कौन सा केस है सर, फॉलोइंग लायबिलिटीज shall be paid in कैश ओनली। सर बताइए ना सर, ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो अगर मेरे को पे करना है तो मैं सिर्फ कैश में ही पे कर सकता हूं? वो सर प्लीज मेरे को बताइए ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो मेरे को सिर्फ कैश में ही पे करनी होगी। अभी जस्ट हमने एक देखा, कौन सी चीज देखी सर? सर अभी हमने देखा अदर ड्यूज। अगर आपका कोई भी अदर ड्यूज होता है, सर अदर ड्यूज का मतलब क्या सर, आपको अगर इंटरेस्ट पे करना है जीएसटी के अंदर तो आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा। आपको अगर कोई भी पेनाल्टी पे करनी है जीएसटी के अंदर तो आपको कैश में ही पे करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई भी लेट फीस पे करनी है तो कैश में ही पे करना पड़ेगा, या कोई भी अदर सम आपको पे करना है तो आपको कैसे कर सकते हो सर, आप उस पेमेंट को सिर्फ कैश में ही कर सकते हो। आप उस पेमेंट को कैसे कर सकते हो सर, आप उस पेमेंट को कैश में ही कर सकते हो। सर और कोई केस बताओ ना सर, अरे और कोई केस बताओ ना सर। द टैक्स विच इज पेएबल बाय ए कॉम्पोजिशन डीलर, द अमाउंट विच इज पेड अंडर सेक्शन 10। अरे कॉम्पोजिशन डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकता। अगर एक कॉम्पोजिशन डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकता तो जो टैक्स उसको पे करना है ना तो वो कैसे करेगा? एक कॉम्पोजिशन डीलर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकता है तो जितनी भी उसकी टैक्स लायबिलिटी वो कैसे पे करेगा सर? उसको पे करनी पड़ेगी ओनली इन कैश। सो टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन 10 बाय ए कॉम्पोजिशन डीलर, करेक्ट। एक कॉम्पोजिशन डीलर कैन नॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसको जो भी पे करना है कैसे करेगा सर? ही विल हैव टू पे इट इन कैश ओनली। फिर लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको अगर टीडीएस पे करना है अंडर सेक्शन 51,
तो आपको आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी हो, तो आपको जो भी सर्विसेज कोई सप्लाई करता है या जो भी गुड्स कोई सप्लाई करता है, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख, जब आप उसको पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 51। सो आप अगर टीडीएस डिडक्ट करते हो, जो भी टीडीएस आपने डिडक्ट किया उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा इन कैश। सिमिलरली टीसीएस अंडर सेक्शन 52, आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जिसके द्वारा सप्लाई की जाती है और पेमेंट भी आपको ही मिलता है एंड आप पेमेंट उस रेसिपिएंट को करते हो। सर कौन सा वाला? सर वही फ्लिपकार्ट वाला। देखो फ्लिपकार्ट है, प्रिया साड़ीज है और कस्टमर है। कस्टमर फ्लिपकार्ट को बोलेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, फ्लिपकार्ट मेरे को बोलेगा और मैं ऑर्डर डिस्पैच करूंगा किसको? सर कस्टमर को। कस्टमर पे करेगा फ्लिपकार्ट को और पैसा किसके पास जा रहा है? फ्लिपकार्ट के पास जा रहा है और फिर फ्लिपकार्ट मेरे को पैसा देगा। यहाँ पे मैं सप्लायर हूँ, कस्टमर रेसिपिएंट है और फ्लिपकार्ट कौन है? सर ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? द सप्लाई इज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड ऑल्सो द पेमेंट इज रूटेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब सेक्शन 52 क्या बोलता है? जब ई कॉमर्स ऑपरेटर दिलीप को पे करोगे ना, तो आप प्लीज टीसीएस डिडक्ट करो अंडर सेक्शन 52। तो ये जो भी टीसीएस डिडक्ट करता है फ्लिपकार्ट, वो पे करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट को इन कैश ओनली। वो आप इनको फ्लिपकार्ट को कैसे पे करना पड़ेगा? सर कैश में ही पे करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? एक टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, या ऐसे लिखता हूं पेमेंट ऑफ आरसीएम लाइबिलिटी। अगर आपको टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज तो आप क्रेडिट से पे नहीं कर सकते हो। आपने कोई भी इनवर्ट सप्लाई किया, उस इनवर्ट सप्लाई के ऊपर आपको अगर टैक्स पे करना है एंड अगर वो टैक्स पे करना है तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा कंपल्सरली, इन कैश। If you have made any inward supply under section 9 subsection 3 and under section 9 subsection 4, then tax on that inward supply is required to be compulsorily paid by you in cash. It is required to be paid by you compulsorily in cash. ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है सर। बट इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो ले सकता हूं मैं। हाँ, आप आरसीएम लायबिलिटी का जो भी आपने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आप ले सकते हो, बट इसकी लायबिलिटी आपको पे कैसे करनी पड़ेगी सर? इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ओनली इन कैश। बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट। सो ये जो लायबिलिटीज है आपको पे करनी पड़ेगी इन कैश। सर एक बार मेरे को आरसीएम की लायबिलिटी का बताओ ना सर। एक आपको एग्जांपल देता हूं। से फॉर एग्जांपल मैंने एक मंथ के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई किया, इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया मैंने 10 लाख रुपए का, एंड मैंने इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया 5 लाख रुपए का, और मैंने से लीगल सर्विसेज अवेल्ड से 2 लाख रुपए की। सप्लाईज आर टैक्सेबल एट 18% IGST। तो CGST SGST क्या होगा सर? 9%। और सेकेंड पॉइंट, IGST क्रेडिट अवेलेबल विद दिलीप। IGST क्रेडिट अवेलेबल, ये मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मेरे पास पड़ा है IGST का, वो कितना है सर? से 5 लाख रुपए। क्रेडिट मेरे पास कितना पड़ा है? 5 लाख रुपए। अब मेरे को ये पे करना है, लेट अस से इसको पे करना है, तो मैं पे कैसे करूंगा सर? नाउ पहले तो आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा सर? आपको स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट
टैक्स लाइबिलिटी, सर मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? पर्टिकुलर्स, IGST, CGST और SGST से आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पहले मेरे को इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर होगा, कितना होगा? 10 लाख इंटू 9% CGST, 9% SGST, एंड फिर मेरे को इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर होगा कितना? सर 5 लाख इंटू 18%, ये कितना हो गया? 90,000, 90,000, 90,000, करेक्ट। ये मेरा टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। स्टेप 2, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। आपके पास कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है वो भी आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स, IGST, CGST, SGST। IGST का उन्होंने दिया है कि ओपनिंग क्रेडिट पड़ा है, मतलब आपके पास IGST का क्रेडिट पड़ा है, अज्यूमिंग इट इज ओपनिंग क्रेडिट, सो 5 लाख रुपए डैश एंड डैश, क्योंकि परचेज का डिटेल्स कुछ नहीं दिया है तो विल जस्ट टेक के ओपनिंग क्रेडिट IGST का पड़ा है। अब ये लीगल सर्विसेज, ये जो भी आप लीगल सर्विसेज अवेल करते हो जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है अंडर रिवर्स चार्ज, ये भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अगर आपको इनपुट टैक्स का डेफिनेशन याद है, इनपुट टैक्स मींस द टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज एंड इंक्लूड्स द टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कस्टम्स लॉ एंड द टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज अंडर 9394 ऑफ CGST एक्ट, 9394 ऑफ SGST एक्ट, 5354 ऑफ IGST एक्ट एंड 7374 ऑफ UTGST एक्ट। तो आपने जो टैक्स पे करना है लीगल सर्विसेज के ऊपर वो तो आपको कैश में पे करना है, बट वो आपका क्रेडिट भी हो जाएगा। सो ITC ऑन लीगल सर्विसेज। सर बट वो सामने वाला तो चार्ज नहीं करेगा ना? हाँ, सामने वाला चार्ज नहीं करेगा, सामने वाला चार्ज नहीं करेगा, बट आपने पे किया, जैसे आप पे करते हो आप उसके रिगार्डिंग क्रेडिट भी ले सकते हो। तो कितना ITC होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई लिया है मैंने, सो 2,36,000 होगा शायद, 2 lakhs इंटू 9%, 18,000 CGST, 18,000 SGST। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज माय टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, सो व्हाट इज योर आंसर? 5,18,000, करेक्ट। अब देखो मेरी एक्चुअल में लायबिलिटी देखोगे तो 90 90 90 है, बट मेरे पास क्रेडिट ज्यादा पड़ा है, मेरे पास क्रेडिट ज्यादा पड़ा है। अब मैं क्या करता हूं? स्टेप 3, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल इन कैश। प्लीज नोट, मैंने यहां पे हेडिंग में ये नहीं लिखा आउटपुट टैक्स पेबल इन कैश, नेट मेरे को जो टैक्स पे करना है इन कैश, नेट टैक्स पेबल इन कैश में वो दोनों आ जाएंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वाला भी आ जाएगा और इनपुट टैक्स ये इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज वाला भी आ जाएगा। सो पर्टिकुलर्स, IGST, CGST, SGST। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है मेरी? 90,000 एंड 90,000 लेस 49,500 यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। IGST मेरे पास 5 लाख पड़े तो उसको यूज करूंगा, तो मैं पहले IGST को 90 दूंगा और मेरे पास और पैसे पड़े तो CGST को भी 90 दे सकता हूं और SGST को भी 90 दे सकता हूं, करेक्ट। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन कैश, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैश में कुछ पे करना है क्या? कुछ नहीं पे करना है। देन टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM। जो RCM का पैसा है वो आपको कंपल्सरली पे करना पड़ेगा इन कैश। देयरफॉर नेट
टैक्स पेएबल इन कैश क्या है सर? 18,000 CGST, 18,000 SGST। ये आपकी नेट लायबिलिटी विच इज पेएबल इन कैश। आरसीएम की लायबिलिटी कंपलसरी आपको कैसे पे करनी पड़ेगी? कैश में। आप उसका क्रेडिट तो ले सकते हो, आप क्रेडिट डेफिनेटली ले सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अंदर मैं बताता हूं आपको, हमने जो डेफिनेशन वहां पे पढ़ा था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, यहाँ पे कहाँ पे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स का मतलब क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मींस टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, जो भी टैक्स आप पे करते हो ऑन योर परचेजेस, एंड इंक्लूड्स द टैक्सेस पेड अंडर रिवर्स चार्ज अंडर 9394, 9394, 7374, 5354 एक्सेट्रा। जो भी टैक्स आप पे करते हो अंडर रिवर्स चार्ज वो भी आपका इनपुट टैक्स है, इसीलिए उसका क्रेडिट लिया हमने, इसीलिए हमने उसका क्रेडिट लिया। जब हमने टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कंप्यूट किया ना, 18,000 क्रेडिट इसीलिए लिया, 18,000 CGST, 80,000 SGST इसीलिए लिया बिकॉज इट इज इनपुट टैक्स, इट इज इनपुट टैक्स एंड उसका क्रेडिट में ले सकता हूं, बट उसका पेमेंट मेरे को कैश में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी या नेट टैक्स पेएबल जब कंप्यूटेशन किया उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। पहले आपको फॉर्मेट क्या फॉलो करना है सर? जो फॉर्मेट मैंने यूज किया है, पहले आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखानी है, पहले आपको क्या दिखानी है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखानी है, उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करना है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट से, एंड फिर वो आ जाएगा कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपका कैश में कितना पे करना है। उसके बाद में आपको लेना है, अगर कोई इनवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज, देन यू हैव टू टेक दैट, एंड जो भी नेट बचता है दैट यू विल हैव टू पे इन कैश। ओके, दैट यू विल हैव टू पे इन कैश। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर पॉइंट नंबर 1 देखा हमने। पॉइंट नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल इन कैश। और 2 पॉइंट है इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर के रिगार्डिंग, सॉरी लायबिलिटी रजिस्टर के रिगार्डिंग। एक है कि भाई व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी, एंड कि भाई आपकी लायबिलिटी क्या क्या हो सकती है। 2 पॉइंट्स है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। से फॉर एग्जांपल मेरे कैश लेक्चर के अंदर पैसा पड़ा है, अब उस पैसे को मैं कैसे यूज करूंगा, और मेरी थोड़ी बहुत लायबिलिटीज है, तो कौन सी लायबिलिटी को मैं पहले पे करूंगा, दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में सर? ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। सो एक इंसान अपनी लायबिलिटी को कैसे डिस्चार्ज कर सकता है, या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर क्या है, सही क्रम क्या है, सही ऑर्डर क्या है। हाउ डू आई डिस्चार्ज माई लायबिलिटी सर? से मेरे को कोई लायबिलिटी है, मेरे को थोड़ा बहुत पेमेंट करना है जीएसटी के अंदर, और मेरे कैश लेक्चर के अंदर पैसा भी पड़ा है, सो हाउ डू आई डिस्चार्ज दी लायबिलिटी? सो डिस्चार्ज करने के लिए ऑर्डर है, लॉ मेकर सेज। इसको समझाने के लिए क्वेश्चन ले लेता हूं। से फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के कैश लेक्चर के अंदर, एक रजिस्टर्ड पर्सन के कैश लेक्चर के अंदर $10 लाख रुपए पड़े हैं। से मेरे कैश लेक्चर के अंदर क्या पड़ा है सर? 10 लाख रुपए पड़ा है। 10 लाख रुपए मेरे कैश लेक्चर के अंदर पड़ा है। अब मैंने अप्रैल महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया, 2 लाख रुपए मेरी लायबिलिटी है उसके। मैंने मई मंथ का रिटर्न नहीं फाइल किया, उसका मेरा 1.5 लाख रुपए का लायबिलिटी है। मेरे एक सर्विस टैक्स की एक नोटिस आई थी, सर्विस टैक्स मतलब प्री जीएसटी लॉ, सर्विस टैक्स की एक नोटिस आई थी, और नोटिस के हिसाब से मेरे को टैक्स और थोड़े बहुत पेनल्टी पे करनी है विच इज अमाउंटिंग टू 3 लाख रुपीज। एंड मेरा करंट मंथ अज्यूम करते हैं दैट प्रेजेंट मंथ इज जून मंथ, एंड मेरी जून मंथ की लायबिलिटी कितनी है सर? 2 लाख रुपया है। और मेरे जीएसटी के अंदर भी एक नोटिस आई हुई है, जीएसटी लॉ के अंदर भी एक नोटिस आई हुई है, और उस नोटिस का मेरे को पे करना है 1.5 लाख रुपया। अब मेरे अकाउंट के अंदर, मेरे कैश लेक्चर के अंदर कितना पैसा पड़ा है? 10 लाख रुपया पड़ा है। ये 10 लाख रुपया मेरे को मैं यूज कैसे करूंगा, किसको पहले पे करूंगा? क्या मैं सर्विस टैक्स लायबिलिटी को पहले पे करूंगा? क्या जो लायबिलिटी मेरी प्री जीएसटी लॉ की है क्या उसको पहले डिस्चार्ज करूंगा, या मेरा जो जीएसटी का नोटिस आया हुआ है उसका लायबिलिटी पे करूंगा पहले, या मैं अपना करंट मंथ का रिटर्न फाइल करूंगा, या मैं पुराने महीने का रिटर्न की लायबिलिटी पहले डिस्चार्ज करूंगा? सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ दिस लायबिलिटी? मेरे कैश लेक्चर के अंदर पैसा तो पड़ा है, बट आई हैव सो मेनी डिफरेंट
डिफरेंट लाइबिलिटीज, ये सारी मेरी अलग अलग लाइबिलिटीज है। अब इन लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने का सही क्रम क्या है, इस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने का सही ऑर्डर क्या है। आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर सवाल है, इस सवाल को एक सही क्रम में अरेंज कीजिए, जो भी है डिपेंडिंग अपॉन क्या जो भी क्वेश्चन, वो फास्टेस्ट फिंगर फास्ट जो क्वेश्चन पूछता है। जस्ट लाइक दैट एक सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंदर दे सेड दैट द कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर के अंदर 6 लाख रुपीस पड़े हैं एंड थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज है, हाउ डू आई डिस्चार्ज दी लाइबिलिटीज। सो नाउ मेरी लाइबिलिटीज है हाउ डू आई डिस्चार्ज दी लाइबिलिटीज। लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं देखते हैं। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज। सर व्हाट इज दिस करेक्ट ऑर्डर फॉर डिस्चार्जिंग माई लाइबिलिटीज। लॉ मेकर्स बोलते हैं पहले तो आपको पे करना पड़ेगा सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज related to previous tax period, related to returns of previous tax period। लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, आपने अगर इस महीने का रिटर्न फाइल करना है, से फॉर एग्जांपल सितंबर मंथ है अभी, तो सितंबर महीने का रिटर्न आपको फाइल करना है, तो पहले आपको अगस्त का फाइल करना पड़ेगा। मतलब जब तक आपने अगस्त मंथ का रिटर्न फाइल नहीं किया, हम अलो नहीं करेंगे सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने के लिए। आपको अगर अगस्त का फाइल करना है तो पहले आपको जुलाई का फाइल करना पड़ेगा। मतलब पहले तो आपको रिटर्न फाइल करना है, एंड रिटर्न फाइल करने का सही ऑर्डर क्या है सर, पहले पुराने फाइल करो तभी आपको हम अभी के रिटर्न फाइल करने को अलो करेंगे। तो आपको लाइबिलिटी डिस्चार्ज जब करनी है, जो पैसा पड़ा है वो क्या किसके लिए यूज करोगे, पहले पुराने महीने के जितने भी रिटर्न्स है, उसके जितने भी टैक्स के ड्यूज है या जितने भी अदर ड्यूज है उसको पे करो। देन सर आपको पे करना पड़ेगा सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज, आपको पे करना पड़ेगा सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न्स ऑफ करेंट टैक्स पीरियड। सो अभी जो मंथ चल रहा है उस महीने का रिटर्न आप फाइल करो। उसके बाद में भी अगर कोई पैसा बच जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेक्चर के अंदर, अगर उसके बाद भी आपकी कोई लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी कौन सी सर, आपको पे कौन सी करनी पड़ेगी, नेक्स्ट आपको पे करना पड़ेगा एनी अदर अमाउंट, या आपको पे करना पड़ेगा अमाउंट विच इज पेएबल। इन सिंपल वर्ड्स आपको पे करना पड़ेगा वो पैसा विच इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या है सर, अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या है सर, दैट इज ये बेसिकली बात करता है जीएसटी एक्ट, बट इन जनरल में बात कर लेता हूं अंडर जीएसटी लॉ। अंडर जीएसटी लॉ मतलब जीएसटी लॉ के अंदर आपकी जो भी लायबिलिटी है, एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, और रूल्स मेड देयर अंडर, आपको जो भी अमाउंट पे करना होगा इस एक्ट के अंदर या रूल्स के अंदर, जो भी रूल्स के कोई अगर इंटरेस्ट पेनाल्टी लगी हुई है, इंक्लूडिंग डिमांड अंडर सेक्शन 73 और 74। सेक्शन 73, 74 बात करता है नोटिस, अगर आपने कोई फ्रॉड किया है नॉन फ्रॉड केसेस के लिए और उसके कारण अगर डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड रेज किया है तो वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो अमाउंट भी आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेक्चर के अंदर एक पॉइंट जो बचता है वो क्या है सर, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर विल बी डेबिटेड विथ व्हाट अमाउंट। देखो क्रेडिट मतलब इन तीनों लेक्चर के अंदर क्रेडिट मतलब ये लेक्चर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने लिया, इसका मतलब क्या है सर, दिस
इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू दिस लेक्चर। अगर इस अमाउंट को मैं यूज करता हूं इट विल बी डेबिटेड, करेक्ट। डेबिट मतलब रिड्यूस होना, क्रेडिट मतलब इंक्रीज होना, ये लेक्चर का बैलेंसेस इंक्रीज होना। सिमिलरली कैश लेक्चर के अंदर मैंने पैसा डाला, डिपॉजिट किया, तो वो लेक्चर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंड उस डिपॉजिट किए हुए पैसे को मैंने यूज किया तो वो लेक्चर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वो लेक्चर क्या हो जाएगा, अपना डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे कौन से अमाउंट है जिसके वजह से आपका लायबिलिटी रजिस्टर डेबिट हो सकता है, ऐसे कौन से अमाउंट है जिसके कारण आपकी लायबिलिटी बढ़ सकती है। आपकी लायबिलिटी बढ़ने का कारण क्या क्या हो सकता है। योर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड शैल बी डेबिटेड बाय व्हाट आर ऑल डिफरेंट अमाउंट्स। ऐसे कौन से अमाउंट है जिसके कारण आपकी लायबिलिटी बढ़ सकती है। कैसे कौन से अमाउंट होंगे, जो टैक्स आपको पे करना है, जो इंटरेस्ट पेनल्टी आपको पे करना है एज पर योर ओन असेसमेंट, जो आपको टैक्स या इंटरेस्ट पे करना है बिकॉज ऑफिसर इज आस्किंग यू टू पे, या कोई भी नोटिस वगैरह आपको इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी है बिकॉज ऑफ एनी नोटिस इशूड बाय ऑफिसर। सो व्हाट इज, सो इसका मतलब मैंने लिखूंगा नहीं डायरेक्टली बिकॉज इट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल। सो योर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ये क्या बोलता है सर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जो है आपका, ये जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर है, योर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर शैल बी डेबिटेड बाय दिस अमाउंट्स। प्लीज नोट, ये सब जितने भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर योर थियरी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हो गया या ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। ऑब्वियसली ऊपर वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग दे कैन आस्क ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आल्सो, मीनिंग एक एग्जाम्पल देखिए ऐसे दे विल यूज हाउ टू यूज दिस मनी। सो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर शैल बी डेबिटेड बाय व्हाट अमाउंट सर, इट विल बी डेबिटेड बाय अमाउंट पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल एज पर द रिटर्न फर्निश्ड बाय द सेड पर्सन। तो आप जो भी रिटर्न फाइल करते हो उस रिटर्न फाइल करने के टाइम आपको जो भी टैक्स पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, लेट फीस पे करना होगा, वो सब डेबिट हो जाएंगे कौन से लेक्चर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी के अंदर, मतलब आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। या अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट पेबल एज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर पर्सुएंट टू एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट और एज असरटाइंड बाय द सेड पर्सन। तो जो भी प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि भाई प्रॉपर कोई प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट है, मतलब कोई एक नोटिस आपको भेजा हुआ, कोई इंटीमेशन आपको भेजा हुआ, उसके कारण प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि ये आपको पे करना है। या अमाउंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट पेबल एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्शन 50। सर ये क्या है सर, अमाउंट पेबल एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्शन 50। सर इसका मतलब क्या है, सेक्शन 50 किसके बारे में बात करता है, इंटरेस्ट। सेक्शन 50 बात करता है इंटरेस्ट। आपने अगर टैक्स पे नहीं किया विद इन द ड्यू डेट, उसके कारण इंटरेस्ट आपको पे करना हो सकता है, तो जो भी आपको इंटरेस्ट पे करना होगा अंडर सेक्शन 50 वो भी इसके अंदर आ जाएगा। या एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट में अक्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट आपका जो भी अक्रू होगा टाइम टू टाइम वो भी इस लेक्चर के अंदर डेबिट हो जाएगा। मतलब ये आपकी लायबिलिटीज हो सकती है, ये सारी लायबिलिटीज आपकी हो सकती है। अब लेट अस कम टू द लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक। इस चैप्टर का लास्ट डिस्कशन, जो डिस्कशन क्या है सर, इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। सेक्शन 50। सेक्शन 50 किसके बारे में बात करता है सर, सेक्शन 50 बात करता है इंटरेस्ट, लायबिलिटी अंडर जीएसटी। आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा अंडर जीएसटी लॉ अगर आपने डिले किया है रिटर्न फाइल करने में। अगर आप डिले करते हो रिटर्न फाइल करने में, इसका मतलब ये हो गया कि आपने डिले किया है टैक्स पेमेंट करने में। आप अगर टैक्स पेमेंट विद इन द टाइम लिमिट नहीं करते हो, डिले करते हो टैक्स पे करने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर, 18% पर एनम। 18% कैलकुलेट कब से होगा सर, फ्रॉम द डेट ऑन विच यू आर, फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। जिस दिन आपको ड्यू था, जिस दिन आपको टैक्स पे करना था, दैट इज रिटर्न फाइल करने के लास्ट दिन के अगले दिन से इट विल बी कैलकुलेटेड। कब तक कैलकुलेट होगा, जब तक आप उस अमाउंट को पे नहीं कर लेते तब तक उसका कैलकुलेशन होगा। इंटरेस्ट लायबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से मेजरली अगर क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस।
सो इंटरेस्ट क्या होता है सर, एक होता है इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने टैक्स पेमेंट करने के टाइम डिले कर दिया, आपने टैक्स को पे नहीं किया विद इन द टाइम लिमिट, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एट 18% पर एनम। आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट व्हाट परसेंट सर, एट 18% पर एनम। कब से कब तक पे करना पड़ेगा सर, फ्रॉम डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट, फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट टू पे टैक्स, ड्यू डेट टू पे टैक्स या डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। सो जिस दिन आपको पे करना था टैक्स उस दिन से टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। From the date following the due date of payment of tax till the date of actual payment of tax। आपको किस दिन पे करना था, ड्यू डेट के अगले दिन से जिस दिन आपने पे किया है, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। अब मजेदार चीज ये है कि भाई आपको इंटरेस्ट जो पे करना है सर, वो हमको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट मेरे को पे करना है एट 18% पर एनम। बट सर ये इंटरेस्ट मेरे को कौन से अमाउंट के ऊपर पे करना है, इंटरेस्ट मेरे को कौन से अमाउंट के ऊपर पे करना है और व्हाट अमाउंट शुड आई पे। से फॉर एग्जांपल मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है से 1 लाख और मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा था 80,000। मेरी नेट लायबिलिटी इन कैश कितनी है सर, नेट लायबिलिटी इन कैश, मेरी नेट लायबिलिटी इन कैश कितनी है सर, मेरी नेट लायबिलिटी इन कैश इज 20,000। सो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे को जो इंटरेस्ट पे करना है, अज्यूम करते मैंने 10 दिन डिले कर दिया, 15 दिन डिले कर दिया, 20 दिन डिले कर दिया इसको पे करने में। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मेरे को ये इंटरेस्ट पे करना है, क्या वो मेरे को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करना है, दैट इज 1 लाख रुपए पे करना है, या वो मेरे को पे करना पड़ेगा ऑन 20,000 रुपीज, दैट इज माई नेट लायबिलिटी पेएबल इन कैश। सर मेरे को ये बताओ ना प्लीज, मेरे को ये बताओ ना सर। मेरे को पता चल गया आपने बोला इंटरेस्ट पे करना है, सर मेरे को ये पता चल गया मेरे को इंटरेस्ट पे करना है। अब मेरे को ये बताओ इंटरेस्ट मेरे को पे किस अमाउंट के ऊपर करना है, अमाउंट आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट या अमाउंट बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। मेरे को किस अमाउंट के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर, प्लीज मेरे को ये बताइए आप, प्लीज आप ये मेरे को बताइए। लॉ मेकर्स बोलते हैं इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन नेट लायबिलिटी पेएबल इन कैश। सो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस अमाउंट के ऊपर, इंटरेस्ट शुड बी पेड on net tax liability or net tax liability payable in cash। आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा किस अमाउंट के ऊपर सर, नेट टैक्स लायबिलिटी पेएबल इन कैश। आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा किस अमाउंट के ऊपर सर, नेट टैक्स लायबिलिटी पेएबल इन कैश। आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी पेएबल इन कैश। ओके, सो इस 20,000 रुपीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। विल सी द क्वेश्चंस आल्सो। देन आपको इंटरेस्ट पे करना हो सकता है और एक केस, आपने डिले किया, इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। एक तो डिले किया आपने टैक्स पेमेंट करने में आपने डिले किया, या इंटरेस्ट फॉर
अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। या आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है किसके लिए सर, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया, आई मीन एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम कर दिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। आपने अगर एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है तो सर इंटरेस्ट मेरे को कितना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, सेम इंटरेस्ट एट 18% पर एनम आपको पे करना पड़ेगा। एंड सर ये इंटरेस्ट पे कब से कब तक होगा सर, जिस दिन से आपने एक्सेस क्रेडिट लिया है टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ दैट एक्सेस क्रेडिट, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग या क्लेमिंग टेकिंग सच एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सच क्रेडिट। सो जिस दिन आपने क्रेडिट को लिया है टिल द डेट ऑफ रिवर्सल आपको पे करना पड़ेगा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं मैं आपको, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। ओके, सी नाउ लॉ मेकर्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट बोलते हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन नेट, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी विच इज पेएबल इन कैश। नाउ यहां पे दो केसेस हो सकते, से देयर इज ए डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देयर आर टू केसेस, आपने डिले किया टैक्स पेमेंट करने में, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, डिले इज ड्यू टू लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब जिस रिटर्न में मेरे को टैक्स पे करना था उस रिटर्न को मैंने लेट फाइल किया, दैट इज डिले इज ड्यू टू बिलेटेड रिटर्न। या डिले is due to not considering the amount in the return. एक तो आपका डिले क्यों हुआ, बिकॉज आपने रिटर्न को लेट फाइल किया, एंड दूसरे केस क्या है सर, आपने उस अमाउंट को कंसीडर ही नहीं किया रिटर्न के अंदर, मतलब रिटर्न आपने लेट नहीं फाइल किया। इस केस में क्या है सर, आपने रिटर्न तो टाइम में फाइल किया, बट रिटर्न के अंदर जो अमाउंट कंसीडर करना था वो कंसीडर ही नहीं किया, वो अमाउंट कंसीडर ही नहीं किया। तो यहाँ पे लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, अगर आपका डिले होता है बिकॉज ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर आपका डिले होता है बिकॉज ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, देन इन सच केसेस interest shall be paid only on net, interest shall be paid only on net tax liability, payable in कैश। अगर आपका डिले क्यों हुआ है, आपका डिले इसीलिए हुआ बिकॉज आपने रिटर्न ही लेट फाइल किया है, तो आप पे करो इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर जो आपको कैश में पे करना था, सिर्फ वो टैक्स अमाउंट के ऊपर जो आपको कैश में पे करना था। अगर आपका डिले होता है बिकॉज यू हैव नॉट कंसीडर्ड द अमाउंट इन द रिटर्न, मतलब आपने रिटर्न तो टाइम में फाइल किया है बट वो अमाउंट लेना भूल गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना GSTR 3B
जो फाइल करना होता है वो विद इन द ड्यू डेट फाइल कर दिया और उसके अंदर लाइबिलिटी मैंने दिखाई है 10,000, बट एक्चुअली मेरी लाइबिलिटी थी 1 लाख। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10,000 रुपया जो है मेरा पेमेंट जो मैंने करना था वो मैंने पे नहीं किया है विद इन द ड्यू डेट। ये 10,000 रुपया मेरे को पे करना था बट मैंने पे नहीं किया है विद इन द ड्यू डेट, मतलब ये मैंने कंसीडर ही नहीं किया अपने रिटर्न के अंदर, अपने रिटर्न के अंदर उसको कंसीडर ही नहीं किया। अब लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, ये अमाउंट जो आपने कंसीडर ही नहीं किया है ना, ये अमाउंट जो आपने कंसीडर ही नहीं किया अपने एक्चुअल रिटर्न के अंदर जो आपने विद इन द ड्यू डेट में फाइल किया है, अब भले ही उस पीरियड में आपके पास क्रेडिट पड़ा होगा, बट इस केस में अगर आपको पे करना होगा टैक्स, इफ यू आर पेइंग द टैक्स बिकॉज यू हैव नॉट कंसीडर्ड द अमाउंट इन योर रिटर्न, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फुल अमाउंट। देखो आप अगर रिटर्न लेट फाइल करते हो तो सिर्फ नेट अमाउंट के ऊपर, आपने अगर वो अमाउंट कंसीडर ही नहीं किया अपने रिटर्न के अंदर तो आपने गलती की ना यार। आपने रिटर्न तो टाइम में फाइल कर दिया, आपने टाइम लिमिट के अंदर रिटर्न फाइल कर दिया, बट उस रिटर्न के अंदर जो अमाउंट लेना था वो अमाउंट आपने कम लिया, तो आप मेरे को धोखा दे रहे हो। लॉ मेकर्स बोल रहे हैं आप मेरे को धोखा दे रहे हो, आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम दिखा रहे हो। बिकॉज आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमको कम दिखा रहे हो, आपको अभी जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो आपको अभी जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो पूरे अमाउंट के ऊपर होगा, वो पूरे अमाउंट के ऊपर होगा। या सेकंड केस टैक्स इज पेड ड्यू टू नोटिस अंडर सेक्शन 73-74, ये आपको नोटिस मिली है, नोटिस के तहत आप टैक्स पे कर रहे हो। इन दिस केसेस, इन बोथ ऑफ द केसेस in the above case interest shall be payable on, in the above case interest shall be payable on full tax liability whether it is paid in cash or through इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इन दोनों केसेस में भले ही आपके पास एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप उसको पे नहीं कर सकते, क्रेडिट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टोटल अमाउंट के ऊपर, टोटल अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नाउ इस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो दो क्वेश्चंस जो आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल में है वो मैं लेना चाहूँगा। यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल में दो क्वेश्चंस मैंने देखे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है। जैसे ये है एक क्वेश्चन मिस्टर आलोक, इसको मैं क्या करता हूँ स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे डाल देता हूँ। और एक ये क्वेश्चन है मिस्टर ABC। सो पहला क्वेश्चन आलोक जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका पहला सवाल ये रहा। सो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर आलोक ए रजिस्टर्ड सप्लायर, मिस्टर आलोक ए रजिस्टर्ड supplier of taxable goods filed GSTR 3B for the month of January 2023 on 15th April 23। ठीक है, मतलब जो जनवरी का रिटर्न फाइल करना होता है नॉर्मली 20 फरवरी को उसको फाइल करना था, बट उसने कब फाइल किया 15 अप्रैल को किया, मतलब लेट फाइल किया। ठीक है, द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 3B was 20th February 2023। The amount of net GST payable in cash, that is electronic cash ledger, on the supplies made by him for the said month worked out to be 36,500। तो जो इसको कैश में पे करना था आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स रेट, वो अमाउंट कितना था सर 36,500, which was paid on 15th April। Briefly explain the related provision and compute the amount of interest।
इग्नोर द लीप ईयर एक्सेट्रा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रोविजन। क्या रिलेटेड प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे आप? प्रोविजन ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, क्योंकि इसने रिटर्न लेट फाइल किया है। अब सेक्शन 50 विल अप्लाई एंड फॉर बिकॉज ही हैज लेट फाइल्ड हिज रिटर्न, he has not paid the taxes within the due date. Because the taxes are not paid within the due date, he will have to pay interest under section 50. The interest shall be computed at 18% per annum from the date following the due date till the date of actual payment of tax. Therefore in the present case the amount of interest works out to be, इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। पहले तो आपको वो स्टोरी प्रोविजन जो मैंने अभी बताई वो लिखनी पड़ेगी, फिर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 36,500 ये अमाउंट है जो आपको कैश में पे करना है, करेक्ट। अब डेट फरवरी के बाद, मतलब नेक्स्ट डे 20 फरवरी के बाद वाले 8 दिन फरवरी के, 31 डेज ऑफ मार्च एंड 15 दिन अगस्त के। तो कितना दिन डिले हो गया? 8 + 15 + 31, 54 डेज का डिले कर दिया इसने। तो 54 डेज के लिए इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 365 इनटू क्या सर? 18% पर एनम। तो इनको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 36,500 इनटू 54 डिवाइडेड बाय 365 इनटू 18%, which works out to be 972 रुपीस। एक तो ये क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, जहां पे स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती करेंगे, विच इज रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। एबीसी लिमिटेड जो है, एबीसी लिमिटेड हैज फाइल्ड देयर GSTR 3B फॉर July 22 within the due date prescribed under section 139(1), that is 28th August। मतलब इनको जो GSTR 3B जुलाई मंथ का फाइल करना था, उन्होंने ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दिया है। पोस्ट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न द रजिस्टर्ड पर्सन हैज नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग September 22, सितंबर में उन्होंने फाइल कर दिया उन्होंने, और सितंबर 2022 में उन्होंने नोटिस किया दैट द टैक्स ड्यूज ऑफ 40,000 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 22 इज नॉट पेड। सितंबर में उनको पता चला क्या सर कि टैक्स जो मेरे को पे करना था वो टैक्स मैंने पे नहीं किया है, वो पे मैंने नहीं किया है 40,000 रुपए तक का। ABC Limited has paid the above amount of 40,000 through GSTR 3B of September, that is within the due date। 20 तारीख को उन्होंने पे किया है। मतलब सितंबर में क्योंकि मेरे को पता चला कि मेरे को ये 40,000 पुराना पे करना था, मैंने ये सितंबर में पे कर दिया। कैसे पे किया? बाय यूटिलाइजेशन ऑफ बाय कैश लेक्चर। कैश लेक्चर मैंने कितना यूज किया? 30,000 कैश में पे किया और बाकी 10,000 रुपीज क्रेडिट में मैंने पे किया है। एग्जामिन द इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, देखो, जो मेरी लायबिलिटी थी जुलाई की वो मैंने कम दिखाई, जुलाई का रिटर्न तो मैंने सही टाइम पे फाइल कर दिया, बट मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मैंने कम दिखाई, जिसके कारण मेरे को 2 महीने बाद पता चली। जब पता चली मैंने पे कर दिया। जब मेरे को पता चली तब मैंने इस अमाउंट को मैंने क्या कर दिया सर? जब मेरे को ये अमाउंट के बारे में पता चला, उस अमाउंट को मैंने पे कर दिया। अब सवाल आता है कि इंटरेस्ट जो आपको पे करना है, क्या वो 40,000 के ऊपर होगा या जो आपने कैश में पे किया है उस अमाउंट के ऊपर होगा? मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बिकॉज आपने रिटर्न लेट फाइल किया है तो नेट लायबिलिटी के ऊपर। आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो बिकॉज आप ये एंट्री लेना ही भूल गए तो पूरे अमाउंट के ऊपर। यहां पे मैंने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पहले वाले मंथ के अंदर, जुलाई मंथ के अंदर कम डिस्क्लोज की थी, 40,000 रुपया मैंने कम दिखाया था। अब इस अमाउंट के ऊपर मेरे पूरे अमाउंट के ऊपर मेरे को टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब फिर क्वेश्चन क्या बोलता है सर, what would be your answer if GSTR 3B of July 22 has been filed belatedly on 20th October and self-assessed tax of 40,000 has been paid by utilization of cash and credit?
अब ये क्या बोल रहा है, यही सेम सिनेरियो ले लो और इस सेम सिनेरियो में आपको क्या करना है, थोड़ा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अज्यूम करो कि भाई जुलाई मंथ का रिटर्न ही इसने लेट फाइल किया। कब फाइल किया, जुलाई मंथ का रिटर्न इन्होंने फाइल किया 20 अक्टूबर को। जो मेरे को फाइल करना था 20 अगस्त को, मैंने फाइल कब किया सर, 20 अक्टूबर को फाइल किया है। अब जब फाइल किया मैंने क्रेडिट भी यूटिलाइज किया है, 40,000 पे करना था, 30,000 रुपया मैंने कैश में पे किया है। इस केस में क्या होगा सर, बिकॉज मैंने रिटर्न ही फाइल लेट किया है, यहाँ पे सिर्फ नेट लायबिलिटी के ऊपर टैक्स लगेगा। नोट, नो अदर सप्लाई हैज बीन मेड नॉट टैक्सेबल डॉट डॉट, ठीक है, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ लीप ईयर, ठीक है। सो केस 1 आंसर इसको कैसे करूंगा, केस 1 ₹40,000 is not considered in July 22 रिटर्न। अगर मैंने इसको कंसीडर नहीं किया तो क्या होगा सर, इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन full amount of ₹40,000. Therefore, interest under section 50 shall be equal to 40,000 into कितना दिन डिले किया है, मेरे को पे करना था 20 अगस्त को, तो अगस्त के 11 दिन एंड सितंबर के 30 दिन, और मैंने पे कब किया है 20 अक्टूबर को, तो कितना दिन डिले हो गया, 61 डेज डिले। तो 61 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 18%, तो कितना आता है सर, 40,000 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 18%, 1203.29। केस 2, सो ये आपका आंसर होगा। एक बार आंसर चेक कर लेंगे वहां पे। केस 2, जुलाई रिटर्न इज फाइल्ड बिलेटेडली, मतलब रिटर्न ही आपने लेट फाइल किया है, तो यहां पे क्या होगा सर, interest under section 50 shall be payable only on net liability payable in cash। क्योंकि रिटर्न ही लेट फाइल किया है तो मैं सिर्फ उस नेट लायबिलिटी के ऊपर पे करूंगा, दैट इज ₹30,000, और इस केस में कितना है वो अमाउंट 30,000। देयरफॉर इंटरेस्ट कितना आएगा, 30,000 पे 61 डिवाइडेड बाई 365, डिले तो सेम ही है, इंटू 18%, 30,000 इंटू डिवाइडेड बाई 365, 30,000 into 61 divided by 365 into 0.18, 902.46 रुपीस। ये है आपका इंटरेस्ट की लायबिलिटी, ये है आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी। सो लेट अस वंस क्विकली रीचेक। फर्स्ट केस के लिए आंसर कितना आया, 972 डेज। सेकेंड केस के लिए 1203,902। सो पॉइंट्स उन्होंने इग्नोर किया, 1203 एंड 902। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप देख के चलो, ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो नॉर्मली मैं क्लास में सॉल्व कराता हूँ, वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक लास्ट क्वेश्चन करके आज की क्लास
क्लोज करते हैं। Sauri Limited has belatedly filed its return under section 39 for February 2023. हम 23 लेते हैं, anyways date does not matter. February 2023 after 45 days from the due date of its return. So 45 days delay इन्होंने किया है रिटर्न फाइल करने में। From the below information compute the interest to be paid under section 50 by Sauri Limited. तो यहाँ पे इन्होंने क्या पॉइंट दिया है सर? पहले पॉइंट दिया इन्होंने कि भाई Sauri Limited ने कुछ तो लेट किया है। इनका केस 3 केसेस दिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 1 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1,50,000, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज कुछ नहीं है एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है सर? 2 लाख। तो यहां पे इनका टैक्स पेबल इन कैश कितना होगा? इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? ओनली द टैक्स विच इज पेबल इन कैश। फर्स्ट केस में कितना है? 0 है। देयरफॉर फर्स्ट केस में इंटरेस्ट कितना आएगा सर? फर्स्ट केस में 0 कैसे है सर? अरे फर्स्ट केस में उनके पास एक्सेस क्रेडिट है, सो नेट टैक्स पेबल इन कैश कितना है सर? 0। देयरफॉर इंटरेस्ट व्हिच इज रिकॉर्ड बी पेड बाय देम इज आल्सो 0। सेकंड केस में 2,30,000 प्लस 20,000, 2,30,000 मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है प्लस 20,000 मेरे को पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज एंड मेरे पास 3 लाख क्रेडिट पड़ा है। अब 3 लाख क्रेडिट पड़ा है मेरे पास, अगर मैं टोटल करता हूं दोनों का तो मेरा आता कितना है सर? 2.5 लाख, बट क्रेडिट कितना पड़ा है? 3 लाख। तो सर मैं क्रेडिट को पूरा यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लायबिलिटी यहाँ पे भी 0 आएगी ना सर? यहाँ पे भी मेरी लायबिलिटी 0 आएगी ना? आंसर इज नो। नॉर्मली आप क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो, बट आपको अगर पे करना है टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज तो वो रिवर्स चार्ज वाला टैक्स शुड ऑलवेज बी पेड बाय यू इन कैश। सी द टैक्स व्हिच इज पेडेबल अंडर रिवर्स चार्ज शुड ऑलवेज बी पेड इन कैश। सो इस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। 20,000 इंटू 18% इंटू 45 डेज डिवाइडेड बाई 365 डेज। सो 20,000 इंटू 18% इंटू 45 डिवाइडेड बाई 365 जो आता है 443.84। देन इस केस में क्या होगा सर? इसमें 4,50,000 है आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड 20,000 रुपया आपको आरसीएम में पे करना है एंड 1.5 लाख रुपया आपका क्रेडिट पड़ा है। तो कैश में क्या पे करोगे? पहले इसको क्रेडिट को यूटिलाइज करूंगा। 3 लाख रुपया तो मेरे को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करना है कैश में, प्लस 20,000 रुपया मेरे को इनपुट टैक्स आरसीएम लायबिलिटी पे करनी है। सो टोटल लायबिलिटी पेएबल इन कैश इज 3,20,000। सो इंटरेस्ट विल बी 3,20,000 इंटू 18% इंटू 45 डिवाइडेड बाई 365 जो भी अमाउंट आता है 3,20,000 इंटू 18% इंटू 45 डिवाइडेड बाई 365 7,101.36. This is the amount. So this completes our discussion on a beautiful topic called as payment of tax. I hope आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। So ये थी आपकी लास्ट टॉपिक अंडर जीएसटी लॉ। ये थी आपकी लास्ट टॉपिक अंडर जीएसटी लॉ। आई होप आपने एंजॉय किया ये टॉपिक्स पढ़ते हुए, जीएसटी लॉ पूरा पढ़ते हुए। नाउ लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। अब मैं रिवीजन वीडियोस अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर। रिवीजन वीडियोस टॉपिक का रिवीजन होगा और उसके क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। रिवीजन होगा और थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो लेट अस मीट ओवर देयर एंड हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, थोड़े बहुत रिवीजन भी कर लेते हैं ऑल जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स प्रोविजन। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।